Hello everyone and welcome back to our channel सुपीरियर कोचिंग क्लासेस। और आज का जो इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट एसएसटी का विथ डिटेल लघु उत्तरीय प्रश्न दैट मीन्स शॉर्ट टाइप आंसर्स को हम इसमें देखने वाले हैं, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि राष्ट्रवाद का अर्थ क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ लिखा हुआ राष्ट्रवाद किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान होती है जो लोगों को एक समूह, इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करती है। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद राष्ट्र की एक सामूहिक पहचान होती है। किसी भी राष्ट्र की एक सामूहिक पहचान को हम राष्ट्रवाद कहते हैं। सामूहिक पहचान मतलब वो व्यक्तियों को या तो किसी समूह के आधार पर एकीकृत करता है, या इतिहास के आधार पर, या परंपरा के आधार पर, या भाषा या जाति के आधार पर, या तो फिर संस्कृति के आधार पर लोगों को एकीकृत करती है। इसी को हम कहते हैं राष्ट्रवाद। क्लियर है? सेकंड है निरंकुशवाद क्या होता है। तो आप लोग इसका उल्टा समझिए कि अंकुशवाद, अंकुश का मतलब होता है रोक लगाना, अंकुश का मतलब रोक लगाना, निरंकुश मतलब होता है रोक नहीं लगाना। तो यहाँ क्या है? ऐसा शासन व्यवस्था और सरकार जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। ऐसा शासन व्यवस्था जिस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं रहता। इतिहास में ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं। पहले क्या होता था कि पहले के जो राजा महाराजा, जो पहले होता था राजतंत्र, तो राजतंत्र में शासन व्यवस्था जो थी वो निरंकुश शासन व्यवस्था थी। क्यों? क्योंकि उसमें जो पूरा अंकुश होता था, पूरा हस्तक्षेप जो होता था वो सिर्फ और सिर्फ राजा के पास ही होता था। पूरा का पूरा अधिकार राजा के पास ही होता था। राजा का फैसला अंतिम फैसला होता था। नेक्स्ट है, और एक और चीज इसमें है कि निरंकुश में दमनकारी सरकारें होती थी, है ना। चलिए अगला है कल्पनादर्श क्या है, यानी कि यूटोपिया क्या है। तो जैसा कि क्वेश्चन से ही लग रहा है कि कल्पनादर्श, तो यूटोपिया एक जगह था जिसको सिर्फ और सिर्फ कल्पना किया गया था। एक इसमें एक समाज की कल्पना की गई थी यूटोपिया में। तो बोला एक ऐसा समाज, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव प्रतीत होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप ऐसे सपने देख लेते हैं जिसका साकार होना नामुमकिन होता है, उसी को बोलते हैं कल्पनादर्श। तो यूटोपिया एक ऐसा समाज की कल्पना करना था जो कि जिसका ना मतलब मुमकिन होना, संभव होना पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, फ्रेडरिक सोरियो कौन था? फ्रेडरिक सोरियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था जिसने 1848 ईस्वी में 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई जिसमें उन्होंने अपने सपनों का संसार रचा, जिसके माध्यम से उसने गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञान उदय, राष्ट्रीयता को एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत किया। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि ये एक फ्रांस का चित्रकार था फ्रेडरिक सोरियो, और ये अपने 1848 में अपने एक फिगर बनाया, एक चित्र बनाया, और उस चित्र में यह दर्शाया कि गणतंत्र क्या होता है, स्वतंत्र क्या होता है, ज्ञान उदय क्या है, राष्ट्रीयता क्या है, इस सब के बारे में एक आदर्श चित्र प्रस्तुत किया, जिससे लोग जागरूक हुए, प्रोत्साहित हुए और आकर्षित भी हुए उस चित्र के प्रति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्र क्या होता है या फिर राष्ट्र क्या है? ठीक है, ये सब जानकारी आप लोग को होनी चाहिए कि राष्ट्र क्या है, राष्ट्रवाद क्या है, लोकतंत्र क्या है। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्रीय समान नस्लें, धर्म या क्षेत्र से बना है। फ्रांसीसी का एक दार्शनिक है रेनन, ये कहता है कि राष्ट्र जो है वो समान नस्लें या समान धर्म या समान क्षेत्र से बना है। एक राष्ट्र लंबे प्रयास,
त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। एक राष्ट्र क्या होता है? लंबे प्रयास या लंबा राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता होती है। इसमें एक संगठन का रूप होता है। ओके, ये किसी भी संगठन का एक रूप होता है, व्यक्तियों के किसी भी तरह का एक संगठन का रूप होता है राष्ट्र। उसका अस्तित्व रोज होने वाले जनमत संग्रह से होता है। राष्ट्र का अस्तित्व बना होता है जनमत संग्रह से, रोज होने वाले जनमत संग्रह से। अगला देखेंगे जनमत संग्रह आखिर होते क्या है। उम्मीद है आप लोगों को बेहतर समझ में आ रहा होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह। जैसे सरकार द्वारा कोई नियम लागू किया गया, ठीक है, तो सरकार सबसे पहले उस नियम के बारे में लोगों से राय लेना चाहेगी कि आखिर ये इस नियम को, इस रूल को कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। ओके, क्या ये रूल रियली में लोगों के लिए फायदेमंद है, ठीक है, तो उसे कहते हैं जनमत संग्रह, लोगों के द्वारा मत प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हैं? ऐसे राजनीतिक दर्शन जो परंपरा, स्थापित संस्थाओं और रिवाजों पर जोर देता है। ऐसी राजनीतिक दर्शन जो परंपरागत चलते आ रही हो, दैट मीन्स जो पुरखों द्वारा शासन हो रहा था, उसी परंपरा को अभी अपनाया जाए, उसी संस्थाओं को या रीति रिवाजों को अभी अपनाया जाए और तेज बदलाव की जगह क्रमिक और धीरे धीरे विकास को प्राथमिकता देता हो, इसे हम कहेंगे रूढ़िवादिता या रूढ़िवाद। इससे आप समझिए कि रूढ़िवाद मतलब क्या होता है? परंपरागत चीजों को अभी भी अपनाना, इसे हम कहेंगे रूढ़िवाद, ठीक है। क्वेश्चन 8, उदारवाद से आप क्या समझते हैं? होता है उदारवाद जो है वो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है आजाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। नए मध्य के वर्ग लोग जो थे वो उदारवाद का मतलब निकालते थे कि व्यक्ति के लिए आजादी होता था और कानून के समक्ष सबकी बराबर का अधिकार होता था। उदारवाद एक ऐसी सरकार के पक्ष में था जो सबकी सहमति पर बना हो। उदारवाद लोकतंत्र में यही ना होता है कि सबकी सहमति पर कोई सरकार चुना जाता है, लोग उसी को पहले उदारवाद कहते थे। उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेष अधिकारों की समाप्ति थी। संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के लोगों के लिए अधिकार समाप्त करना, लोग उसको उदारवाद का नाम दिए थे। क्यों? क्योंकि पहले पादरी वर्ग के लोगों के लिए एक विशेष अधिकार था, उस विशेष अधिकार को हटा देना, लोग उसका नाम उदारवाद दिए। क्वेश्चन नंबर 9, 1815 की वियना संधि के क्या उद्देश्य थे? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे आप लोग थोड़ा सा अगर कॉपी वगैरह है तो नोट्स कर लें, नोट डाउन कर लें, बेहतर होगा। 1815 में जो वियना संधि हुआ था उसके कुछ 3 मुख्य उद्देश्य यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहला है कि उनके कई सारे बदलाव को खत्म करना जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। नेपोलियन बोनापार्ट के बीच में जब युद्ध हुआ था तो बहुत सारे ऐसे बदलाव थे जो बदलाव लोग पसंद नहीं करते थे, तो वियना संधि के कारण उस बदलाव को खत्म कर दिया गया। दूसरा, बोर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल करना था। बोर्बो राजवंश जो है वो पुनः सत्ता में आने के लिए वियना संधि को अपनाया गया था। और तीसरा है कि फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम करना ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। वियना संधि में ये भी बोला गया था कि फ्रांस के बॉर्डर पे बहुत सारे से तैनात कर दिया जाए ताकि फ्रांस इन फ्यूचर जो है भविष्य में और विकास ना कर सके। तो ये 3 उद्देश्य जो थे वो वियना संधि का उद्देश्य था। और इसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ सकता है कि वियना संधि कब किया गया था? तो 1815 में। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, जोल वेराइन क्या है? ये एक न्यू टॉपिक है।
ये आप लोग को बुक में शायद मिले, बट आप लोग इसे देख लीजिएगा। जुलविरायन पर्सा की पहल पर 1834 में स्थापित एक व्यापारी शुल्क संघ था। दैट मीन्स जुलविरायन व्यापारियों से लिया जाने वाला एक शुल्क संघ था, जिसमें लगभग सभी जर्मन राज्य शामिल हुए। जुलविरायन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्रीयता में बांध देना था। इस संघ ने बहुत से शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। ठीक है, ये एक व्यापारी शुल्क संघ था जिसमें लोगों के बहुत सारे शुल्क के अवरोधों को समाप्त कर दिया था। ये कब हुआ था? जुलविरायन पर्सा में हुआ था 1834 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैजिनी कौन था? मैजिनी इटली का एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी व्यक्ति था जिसका जन्म 22 जून 1807 में जेनेवा में हुआ था। वह कार्बोनारी नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन का सदस्य था तथा 1831 में उसने यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना की। यह आ सकता है कि यंग इटली और यंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी? तो मैजिनी एक व्यक्ति था जिसका जन्म हुआ था 22 जून 1807 में, और ये एक राष्ट्रवादी क्रांतिकारी था। कहाँ का? इटली का। 1831 में इसने दो संगठन बनाए, यंग इटली और यंग यूरोप। ये दो संगठन मैजिनी ने बनाए। क्वेश्चन नंबर 12, मेटरनिख युग क्या था? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था जो घोर प्रतिक्रियावादी था। ये बहुत ही ज़्यादा प्रतिक्रियावादी था। कौन? मेटरनिख जो था वो घोर प्रतिक्रियावादी था और अपने राज्य में किसी तरह का कोई भी सुधार करना नहीं चाहता था। उसकी नीति थी कि शासन करो लेकिन कोई परिवर्तन नहीं होने दो। मेटरनिख चाहता था कि शासन हो मेरा और उसमें किसी तरह का कोई बदलाव भी ना हो। इसीलिए 1815 से 1848 तक का काल यूरोप के इतिहास में मेटरनिख युग के नाम से जाना जाता है। यूरोप में 1815 से 1848 तक जो काल था वो मेटरनिख काल बोला गया इसको, क्योंकि इसी काल में वो मेटरनिख अपना शासन चलाया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेटरनिख का शासन काल क्या था? तो 1815 से 1848। 13, जर्मनी के एकीकरण में क्या बाधाएं थी? हाँ, ये क्वेश्चन भी आ चुका है बहुत बार। इसे आप लोग ध्यान से देखें और समझें। तो जर्मनी का जब एकीकरण हुआ 19वीं शताब्दी में, तो जर्मनी के एकीकरण में अनेक बाधाएं आई थी। 19वीं शताब्दी में जर्मनी 300 से ज़्यादा टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसे एकीकृत करना एक बड़ी समस्या थी। जर्मनी युद्ध के बाद लगभग 300 टुकड़ों में 300 हिस्सों में बटा हुआ था। सभी छोटे बड़े सम्राट अपने स्वार्थवश अपनी गद्दी छोड़ने को तैयार नहीं थे। अब जितने भी छोटे छोटे राज्य थे जर्मनी के, सभी का अपना अपना एक प्रांत था, एक अपना सरकार बना हुआ था, और कोई भी सरकार अपना राज्य दूसरे के राज्य में मिलाना नहीं चाहता था। दूसरी ओर जर्मनी ऑस्ट्रिया के अधीन होगा या पर्सा के अधीन, यह भी एक बहुत बड़ा समस्या था। अब इसमें था कि जर्मनी को पर्सा के नीचे रखा जाए या जर्मनी को ऑस्ट्रिया के अंदर रखा जाए। ये दो समस्या भी जर्मनी के एकीकरण में बहुत बड़ी समस्याएं थी। तो इस वीडियो में हम लोग 13 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डील किए, और आप लोग बहुत अच्छे तरह से इस वीडियो को देखें। ओके, ये चैप्टर 1 का यूरोप में राष्ट्रवाद जो है उसका पूरा डिटेलिंग है इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।